बायोडायवर्सिटी क्या होता है डियर? तो इसको डिफाइन करते हैं कि किसी भी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी अगर बिलोंग करती तो वह एरिया आपका बायोडायवर्सिटी में आता है। जैसे मान लीजिए आपका 10 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया है और उसमें केवल आम के पेड़ हैं, तो वह क्या बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत आएगा? नहीं। अगर कोई 10 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया है और केवल महुआ का पेड़ है या कोई और केवल आपका बाबुल का पेड़ है, तो बायोडायवर्सिटी में नहीं आता। बायोडायवर्सिटी में तभी आएगा जब उस एरिया में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियां अगर बिलोंग करती, तो ऐसे क्षेत्र जो है वह बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य एक कब तक के लिए रखा गया है? तो इसमें जो है ना डियर, मरुस्थलीकरण से दुनिया को बचाने के लिए दुनिया के कई देश आपस में सम्मेलन किए और सम्मेलन करके निर्णय लिए कि 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता यानी जमीन का जो डीके हो रहा है, जमीन जो क्षय हो रहा है, जो जमीन आपका मरुस्थलीकरण में डाइवर्ट हो रहा है, तो उससे बचाने के लिए एक सम्मेलन हुआ और उसका जो डेडलाइन रखा गया है लक्ष्य को पूरा करने का, वह 2030 तक रखा गया। आगामी आपका 8 सालों तक ये हम कोशिश करेंगे दुनिया के बहुत सारे देश कि कम से कम आपका सरजमी जो दुनिया की है वो आपका मरुस्थलीकरण में डाइवर्ट न हो। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया है? तो वाल्टर जी रोसे ने नाम याद रखिएगा। ये शब्द, ये जो वर्ड दिया गया है, वर्ड देखिएगा, वाल्टर जी रोसेन, इन्होंने ये जो शब्द दिया है बायोडायवर्सिटी, इन हिंदी में कॉल्ड आपका जैव विविधता। तो बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किया है किसने? वाल्टर जी रोसेन। और एक प्रश्न और है, 2011 से 2020 को ये यूएन कहिए या यूएनओ कहिए, ये आपका यूएनओ ने 2011 से 2020 तक ये जो 10 ईयर का टाइम है, इसको दशक कहते हैं, 10 साल का समय। तो इस टाइम को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सा दशक घोषित किया है? तो जैव विविधता दशक घोषित किया है। जैव विविधता, जैव विविधता दिवस घोषित किया है। किसने? यूएनओ ने घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन आपका 24 अक्टूबर 1945 में हुआ है। डियर, आगे बढ़ते हैं। अब डियर आगे है कि भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी, देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनसीएमबी। आप इसको लिख लीजिएगा, भारत का पहला
भारत का पहला नेशनल पार्क, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB, ये आपका किस शहर में स्थापित है तो बताइएगा। जामनगर में, गुजरात प्रांत का एक शहर है जामनगर, गुजरात प्रांत का एक शहर है जामनगर। आपको पता होगा डियर, यहाँ पर रिलायंस का एक बहुत बड़ा तेल शोधक कारखाना भी जामनगर गुजरात, और गुजरात का ये जामनगर केमिकल उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध। और वहीं पर NCMB, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी, यह एक सेंटर है भारत का, वो पहला स्थापित किया गया था कहाँ पर? हाँ, गुजरात प्रांत के जामनगर में। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्र तटीय क्षेत्रों में, समुद्र के तट के किनारे जो क्षेत्र हैं वहां पर जो बायोडायवर्सिटी पाई जाती है उसको हम कैसे सेफ रखें, क्योंकि इसमें एक शब्द आया हुआ मरीन। मरीन शब्द से आपका मतलब है वह समुद्र से रिलेटेड आपका इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है। और एक प्रश्न और लिख लीजिएगा डियर, जामनगर भारत का एकमात्र, जामनगर भारत का एकमात्र, जामनगर भारत का एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, उसको मरीन नेशनल पार्क कहते हैं। मरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। मित्रों, यह कच्छ की खाड़ी में है। कहाँ है डियर? कच्छ की खाड़ी में। मित्रों, गुजरात में दो खाड़ी है, एक आपका कच्छ की खाड़ी, दूसरा खंभात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी का सबसे फेमस है कांडला बंदरगाह, जो आपका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। नीचे खंभात की खाड़ी, इसमें आपका नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? खंभात की खाड़ी में। और ताप्ती हो या नर्मदा, ये दोनों नदियां अपने साथ मिट्टी रेत बहा नहीं पाती, क्योंकि दोनों दो पहाड़ों के बीच में बहती, इसलिए इन नदियों को भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी के रूप में पूछा जाता है। ये आप याद रखिएगा इसको। और डियर आप बताइएगा सही से, ये दो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, कौन? नर्मदा और ताप्ती, याद रखिएगा। और यह डेल्टा का निर्माण न करके ज्वार नदमुख या एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। और डियर इसके अलावा एक प्रश्न और है, वहीं पर एक माही नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती, मतलब ऐसे घुमाव है कि ये प्रश्न आया है कई बार। आगे मित्रों है जैव विविधता प्रवणता, बायोडायवर्सिटी ग्रेडियंट में पढ़ाऊंगा। देखिए ग्रेडियंट क्या होता है डियर? ये जो पूरी पृथ्वी है डियर,
कहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती, कहाँ पर कम पाई जाती और क्यों ऐसा होता है। तो डियर ये जो बीच वाली लाइन होती है 0 डिग्री टेट वाले, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको आप विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको आप विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी भूमध्य रेखा क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती। दिस लाइन पार्टिसिपेट टू अर्थ इमेजिनेटरी इन 2 पार्ट, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउथर्न हेमिस्फीयर। और डियर इसमें और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर एक लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ कहेगा, तो नॉर्थ कहेगा तो कर्क रेखा हो जाएगी, और 23.5 साउथ कहेगा तो डियर आपका हो जाएगी कौन सी लाइन? ये आपका मकर रेखा हो जाएगी। ये 23.5 साउथ, ये आपका मकर रेखा, मकर रेखा। और ये जो यहाँ पर एक लाइन है 66.5 नॉर्थ, ये आर्कटिक रेखा है, आर्कटिक रेखा। एक लाइन और मित्रों है 66.5 साउथ, अंटार्कटिक। देखिए बड़ा हुआ रोज संभाल लीजिएगा, हमको तो पता नहीं चलता कहाँ लग रहा है, जहाँ सुविधा देखते हैं वहीं लगा देते हैं। देखिए हिंदी में वर्तनी में ये सब होते हैं। अब डियर पूरे अर्थ को मैंने बांट दिया, क्या इसका स्ट्रक्चर है? देखिए ये आपका नॉर्थ पोल है NP और ये साउथ पोल है SP। तो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, यहाँ पर तो 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात। और डियर उसके अलावा भी सूर्य की किरणें इतनी तिरछी पड़ती हैं कि उसमें हीट रहता ही नहीं। यही वह कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध पर आपका या दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका, जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ, या वहां पर बर्फ ही बर्फ, ग्लेशियर, बर्फों का क्या है? ग्लेशियर। ये रीजन यही होता है। और यहाँ भी वही हाल है, सेम एज आर्कटिक महासागर है, और रसिया का, रूस का ज्यादातर हिस्सा जो समुद्र के किनारे है वह आर्कटिक महासागर के हिस्से में आता है। उसका एक ही बंदरगाह रसिया का है जिसका पानी जमता नहीं, वह कौन सा है? मुर्मुंस बंदरगाह, क्योंकि वहां पर एक समुद्री गर्म जलधारा आती, इसी कारण वह जमता नहीं। बाकी रसिया के सारे बंदरगाह का पानी जाड़े में क्या होता है? जम जाता है। उसका एक नेगेटिव पॉइंट। और डियर इसमें भी आपका कई बार पूछा है 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर। एक होता है टुंड्रा और दूसरा होता है टैगा। तो जो 1 नंबर है वहां ठंडी ज्यादा पड़ती कि 2 नंबर? 1 नंबर। तो ऐसे प्रदेश हुआ टुंड्रा प्रदेश कहलाते हैं। और 2 नंबर होता है टैगा, उनको टैगा कहते हैं, टैगा क्षेत्र। हालांकि दोनों काफी ठंडे होते हैं। और आप बताइए कोई भी वनस्पति के लिए एक उचित टेम्परेचर और सूर्य का ताप भी चाहिए।
यही वह कारण है कि यहाँ पर टेम्परेचर इतना कम होता है और सूर्य की किरणें, तो मान लीजिए आपका भौगोलिक दशाओं के अनुसार 6 महीने का दिन 6 महीने का रात, इसीलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पतियाँ थोड़ा बहुत उगती भी हैं लेकिन वो अच्छा प्रभाव नहीं दे पाती हैं। तो सबसे निम्न बायोडायवर्सिटी कहाँ मिलेगा डियर? ये आपका ध्रुवों पर। ये निम्न, क्या मैं लिख रहा हूँ, निम्न जैव विविधता। विविधता ये क्यों ऐसा होता है इसका मैंने डिटेल रीजन बताया। यहाँ पर तो ठंडी पड़ती, आपने देखा होगा वनस्पतियों को उगने के लिए एक अच्छा टेम्परेचर चाहिए। आपके यहाँ जब जाड़ा पड़ता है तो पेड़ पौधे अपना नई पत्तियां निकालना बंद कर देते हैं और एकदम जैसे लगते हैं सिकुड़ रहे हैं पेड़ अब ठंड से। फिर ज्यों ही थोड़ा गर्मी पाता है नई पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। और बरसात के दिनों में देखिए कितना आपका पत्तियां, कोई भी बरसात में सारे पेड़ पौधे कितना अच्छा डेवलप करते हैं। तो पेड़ पौधों को उचित तापमान चाहिए, वो तापमान यहाँ पर मिल ही नहीं पाता। कहाँ पर? चाहे वह उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव। इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से ठंड होने के कारण जो जैव विविधता होती है वो सबसे न्यूनतम होती है। और आप लोग एक बात जानते हैं कि कोई भी जीव जंतु को जीने के लिए वनस्पति चाहिए और किसी वनस्पति को जीने के लिए जीव जंतु चाहिए। दोनों का कोरिलेट इसलिए हो जाता है कि जीव जंतुओं को ऑक्सीजन चाहिए, वो मिलता है पेड़ पौधों से, और पेड़ पौधों को CO2 चाहिए, वो मिलता है इंसान से या जीव जंतुओं से मिलता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के कोरिलेट होते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को कहा जाता है पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। कोई कहता है कि अरे अब एक ठे काटने से क्या फर्क। ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन हर किसी व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि पेड़ पौधों को खूब लगाएं ताकि आपका उससे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिले। पेड़ पौधों से बहुत लाभ है, फल मिलेगा, बहुत सारी औषधियाँ मिलती हैं। पहले ज़माने में, आज के 50 साल पहले मित्रों, गांव के लोग वह 90% मेडिसिन उनकी वह पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों से ही करते थे। 90%, 10% ही लोग आपका कहीं कहीं जिले में एक आप छोटे मोटे डॉक्टर हुआ करते थे। MBBS डिग्री तो सुन ही नहीं पाते थे लोग, बहुत हाईटेक सिटी में आपका MBBS रहते थे। अब जाकर के विकास हुआ, लोग पढ़े तो जगह जगह आपका हर प्रकार के लोग पहुंचे। तो डियर, आप इसमें लो बायोडायवर्सिटी का रीजन है। इसके बाद भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण, ये वाला जो एरिया है, क्योंकि आपको पता है सूर्य जब भी आपका है इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में रन करता है, आता रहता है जाता रहता है। आप जानते हैं इस बात को डियर। ये आपका यहाँ से यहाँ तक आने में वो आपका साल लगा देता है डियर। आपको पता है जनवरी में सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है और जून में कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। तो जनवरी से जून में यहाँ पहुँचता है और जून से फिर जनवरी में यहाँ वापस आता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि सूर्य रन करता है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर ऐसे करके सूर्य रन करेगा नहीं, सूर्य अपने एक फोकस पर स्थिर होता है। पृथ्वी घूमते घूमते हल्का सा बेंड हो जाती है ऐसे। सूर्य की बेंडिंग, सूर्य की बेंडिंग, अरे पृथ्वी की बेंडिंग, शाबाश। पृथ्वी की जो बेंडिंग है वो आपका केवल कर्क से मकर के बीच ही आपको लेके जाता है। सूर्य तो मित्रों आपको पता है, आपने केपलर लॉ पढ़ा होगा फिजिक्स में, सूर्य अपने एक फोकस पर स्थिर हो।
लेकिन पृथ्वी क्या है, रोटेट करते समय वह कभी कर्क रेखा के ऊपर रहता है सनसाइन सीधा लंबवत, धीरे 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 फिर इधर आ जाता मकर पर, कर्क मकर कर्क मकर। और रोटेटिंग का जो सनसाइन पड़ता है यहाँ पर तो 2 बार हो जाता है, जाते समय भी आते समय भी। यहाँ भी रहेगा तो ठीक ठाक रोशनी देता है, यहाँ भी रहेगा तो ठीक ठाक देता है, और इसके ऊपर गुजर रहा है तो ठीक ठाक देता ही। इसलिए सबसे ज्यादा गर्मी जो है वो आपका विषुवत रेखा के पास पड़ती है। और डियर मित्र, यहाँ की जो समुद्र के अंदर जो पानी है वह तेजी से भाप बन करके उड़ता है और वह बादल बनता है। तो बादल इतना न बन जाता है कि वह समा नहीं पाता है। तो हर दिन आपका 2 बजे के बाद 2 से 4 बजे के बीच यहाँ पर बारिश हो ही जाती है। इसलिए विषुवत रेखा पर आने वाले जो देश हैं, आपका इंडोनेशिया है देखिए, या अफ्रीका महाद्वीप में भी देश हैं, तो यहाँ पर खूब सारी वनस्पतियां उगती। तो अगर ये पूछता है कि जैव विविधता उच्च यानी सबसे हाई कहाँ पाई जाती है, तो विषुवत रेखा के आसपास 10 अंश नॉर्थ 10 अंश साउथ, ये वाला जो क्षेत्र है वह जैव विविधता का सबसे टॉप जोन होता है। यहाँ पर वर्ष भर मित्रों वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर वनस्पतियां खूब पाई जाती हैं। और वो वनस्पतियां विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। बरसात के दिनों में देखा होगा आपने कि जो प्लांट उगते हैं, ऐसे से प्लांट उग जाते हैं जिसको आप कभी लगाए ना हो, न कभी देखे हो। सब प्लांट अजीब अजीब उग जाता है। जबकि अन्य सीजनों में क्या होता है, कोई स्पेसिफिक प्लांट जिसको आप प्लांटिंग करेंगे वही उगता है। इसलिए ये आपका उच्च जैव विविधता का क्षेत्र होता है, जैव विविधता। मित्रों, इसके बाद जो बीच वाला है यह आपका मीडियम होता है। ये भी क्या होता है, मीडियम। अब एक बात करेंगे, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता प्रवणता क्या होती, घटती। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता का प्रवणता क्या होता है, घटता है। जबकि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर जैव विविधता बढ़ती। ये आपका ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर बायोडायवर्सिटी बढ़ती। कोई भी ट्री एंड प्लांट को उगना, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का वेदर, वहाँ का किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह की सिचुएशन है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको पता है किसी भी ट्री एंड प्लांट को डेवलप होने के लिए उसको पानी भी चाहिए, और पानी के साथ साथ सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, उचित टेम्परेचर भी चाहिए। तब वह जाकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जिसमें वह अपने भोजन का निर्माण कर पाता है। और वो भोजन का निर्माण करेगा तो वह भोजन का निर्माण करने के बाद वह प्लांट तेजी से क्या करता है, ग्रोथ करता है। इसलिए देखा होगा बरसात के दिनों में आप कहेंगे सर जून के महीने में काहे नहीं होता, गर्मी तो खूब होती, विकास करना चाहिए। मित्रों, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, लेकिन जड़ में क्या, पानी नहीं मिलता, उसको पानी नहीं पाता जून के महीने में। और वही गर्मी ज्यों बरसात होता है इतनी तेज वनस्पतियां ग्रोथ करती, क्योंकि पानी भी मिल गया, ऊपर से आपका सूर्य का प्रकाश भी मिल गया। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया का जो दर होता है वह सबसे ज्यादा किस रंग के पौधे में सबसे तीव्र गति से होता है, तो लाल में बताइएगा, रेड। और एक विपग्योर आपका ट्रिक आपको याद होगा, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में प्रकीर्णन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट इन 7 कलर्स, विपग्योर बोलते हैं उसको। V से आपका वायलेट, I से आपका इंडिगो, P से आपका ब्लू,
जी से आपका ग्रीन, वाई से आपका येलो, ओ से आपका ऑरेंज और आर से आपका रेड है। ये पूरा क्रम होता है। और इंद्रधनुष जो होता है उसमें आपको सातों रंग दिखाई देते हैं। कौन? यही विबग्योर वाले। उसमें एक रंग नहीं दिखता, वो आपका सफेद होता है। और मित्रों, एक प्रश्न और आपने पढ़ा हुआ है कि जहां निर्वात हो, अब क्या कारण है कि यहां पर आप आसमान को देखेंगे, आसमान नीला दिखाई देता है, ब्लू या आसमानी कलर का दिखता है। तो चूंकि वायु के जो कण होते हैं ना, एयर पार्टिकल, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसका परावर्तन होता है। और तो उसका सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो उसका प्रकाश का फैलाव होता है। फैलाव भी होगा, प्रकीर्णन होगा, डिस्पर्सन होगा। तो जब डिस्पर्सन होगा, आपको पता है एक कॉमन कॉम्बिनेशन लेकर के बैगनी, इंडिगो और ब्लू का, वो आसमान आपको आसमानी कलर का दिखता है। लेकिन अगर आप निर्वात में जाकर के देखेंगे जहां एयर पार्टिकल नहीं है, तो आप रे ऑफ लाइट को प्रकीर्णित होने के लिए कोई आधार नहीं मिल पाता है, बेस नहीं मिल पाता है। उस सिचुएशन में प्रकीर्णन या डिस्पर्सन ना हो पाने की दशा में वो आपका आसमान कैसा दिखता है? काला। अंतरिक्ष में आप जाएंगे, आपके सामने जो रहेगा वह दिखेगा, जिस कलर में है वह उस कलर में दिख जाएगा। लेकिन आसमान की तरफ देखेंगे, ऐसा नहीं कि अंतरिक्ष में आप जाएंगे तो सामने दिखेगा ही नहीं कोई ऑब्जेक्ट। सूर्य का प्रकाश तो मिल ही रहा है। अब प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से कोई वस्तु हमें कैसे दिखती है? तो हमारी आंख पर प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, वो प्रकाश वस्तु पर पड़ना चाहिए तो हमें दिख जाता है। क्योंकि आपने महसूस किया होगा, अंधेरे में, रात में कहीं दूर हैं तो जिस ऑब्जेक्ट को देखना होता है वहां प्रकाश चाहिए, और वहां प्रकाश पड़ता है तो वस्तु आपको क्या हो जाती है? दिख जाती है। तो मित्रों, ये सारी सिचुएशन है। उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स। जय हिंद।